हेलो फ्रेंड्स। तो आज हम और कुछ क्वेश्चंस कर लेते हैं जो कि एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पोर्टेंट हो सकते हैं। अप्लाइड क्वेश्चंस हैं तो आते रहते हैं, जैसे ये साउंडर्स और मॉसबी में होते हैं वैसे ही कुछ ये क्वेश्चंस हैं। तो स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है, द क्लाइंट विथ सिरोसिस इज शेड्यूल्ड फॉर अ पेरिसेंटेसिस, विच इंस्ट्रक्शन शुड बी गिवन टू द क्लाइंट बिफोर द एग्जामिनेशन। पेशेंट है सिरोसिस का जिसका पैरासिंथेसिस करना है, तो क्या इंस्ट्रक्शन हम पेशेंट को देंगे वो एग्जामिनेशन मतलब पैरासिंथेसिस करने से पहले। ऑप्शन फर्स्ट है, यू विल नीड टू ले फ्लैट ड्यूरिंग द एग्जामिनेशन, कि आपको सीधा लेटाया जाएगा जब आपका पैरासिंथेसिस होगा। यू नीड टू एम्प्टी योर ब्लैडर बिफोर द प्रोसीजर, आपको अपना ब्लैडर एम्प्टी करना है, मतलब आपको वॉशरूम जाके आना है, उसको बताना है प्रोसीजर से पहले। यू विल बी अस्लीप ड्यूरिंग द प्रोसीजर, कि आपको प्रोसीजर के टाइम पे आपको ऐसे सुला दिया जाएगा। ठीक है, सुला दिया जाएगा मतलब आपको कोई ड्रग दे के सुला दिया जाएगा। द डॉक्टर विल इंजेक्ट मेडिसिन टू ट्रीट योर इलनेस ड्यूरिंग द प्रोसीजर, और डॉक्टर आपको कोई मेडिसिन देंगे आपके प्रोसीजर करते टाइम। तो इसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन बी, यू नीड टू एम्प्टी योर ब्लैडर बिफोर द प्रोसीजर। क्यों? क्योंकि जब भी हम पैरासिंथेसिस करते हैं तो नीडल इंजेक्ट करते हैं जैसे ही, तो वहाँ पे ब्लैडर के डैमेज होने के चांसेस रहते हैं। हो सकता है कि जो नीडल हम इंसर्ट कर रहे हैं वो ब्लैडर को रप्चर कर दे, तो ब्लैडर रप्चर ना हो उसके लिए हम जो उसको पहले ही बोल देते हैं कि आपका ब्लैडर जो है वो आप खाली करके आइए, आप वॉशरूम जाके आइए, ताकि ब्लैडर जो है वो इन्फ्लेटेड ना हो। ठीक है, तो वो आपका रप्चर से बच सकता है। दूसरा, फ्लैट नहीं लेटाते हैं इस एग्जामिनेशन के टाइम पे, सिटिंग पोजीशन में रखते हैं, या तो फिर ओवर बेड जो टेबल होते हैं उन पे हम ऐसे पेशेंट को लाई डाउन करवाते हैं और फिर ये करते हैं। स्लिप का कोई इसमें ज़रूरत नहीं है, कोई ड्रग दे के उसको सुलाने की ज़रूरत नहीं है। क्योंकि ये वाला जो प्रोसीजर है वो आप पेशेंट जगा हुआ रहता है तब भी कर सकते हैं, और इसके दौरान कोई मेडिसिन नहीं दी जाती है पेशेंट को। उसके बाद हो सकता है अगर ज़्यादा पेन वगैरह हो तो हम दे सकते हैं, बाकी कोई नीड नहीं होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द क्लाइंट इज शेड्यूल्ड फॉर अ टेंसिलन टेस्ट टू चेक फॉर द माइस्थीनिया ग्रेविस, विच मेडिकेशन शुड बी केप्ट अवेलेबल ड्यूरिंग द टेस्ट। एक टेस्ट होता है माइस्थीनिया ग्रेविस के लिए, टेंसिलन टेस्ट। तो अगर वो हम कर रहे हैं तो हमें कौन सी मेडिसिन जो है वो तैयार रखनी है। ऑप्शन फर्स्ट, एट्रोपिन सल्फेट। ऑप्शन बी, फुरासेमाइड। सी, प्रोस्टाग्लैंडिन। और डी, प्रोमिथाजिन। तो आपको जो ड्रग तैयार रखनी है वो है एट्रोपिन सल्फेट। ठीक है, क्यों? क्योंकि टेंसिलन टेस्ट में एक हम ड्रग देते हैं एड्रोफोनियम जिसको बोलते हैं, या उसको टेंसिलॉन नाम से भी वो आती है। तो वो ड्रग देते हैं और उसके बाद चेक करते हैं कि पेशेंट की कंडीशन कैसी रहती है। अगर पेशेंट की कंडीशन जो है वो अच्छी होती है, मतलब कि वो कंडीशन में इम्प्रूवमेंट होता है, तो हम कहते हैं कि पेशेंट जो है वो माइस्थीनिया ग्रेविस में था, मतलब माइस्थीनिया क्राइसिस में था, मतलब इम्प्रूव हो गया है। इसका रीज़न ये हो सकता था कि शायद उसको कोई मतलब जो उसके मेडिसिन चल रही है वो अच्छे से हम नहीं दे रहे थे, जो फॉलोअप के लिए बोला गया था हम वो नहीं कर रहे हैं। तो उसकी वजह से क्या होता है कि पेशेंट की जो है वो कंडीशन ख़राब हो जाती है। जैसे ही हम उसको ट्रीटमेंट के लिए उसकी जो ड्रग देते हैं, हम टेंसिलिन जो ड्रग देते हैं, तो क्या होता है उसकी इम्प्रूवमेंट आ जाती है। तो उससे हमें पता चल जाता है कि पेशेंट जो है वो माइस्थीनिया क्राइसिस में था। इन अदर हैंड, अगर पेशेंट की कंडीशन ख़राब हो जाती है, मान लीजिए हमने जैसे ही टेंसिलिन ड्रग दी और पेशेंट की कंडीशन और ज़्यादा ख़राब हो गई, तो उसका मतलब ये है कि पेशेंट जो है वो पहले से ही ओवरडोज हम पेशेंट को दे चुके होते हैं। पेशेंट को ऑलरेडी हम ज़्यादा मेडिसिन दे दिए, जितना हम बोल रहे थे उससे ज़्यादा दे रहे हैं। डॉक्टर ने कहा आपको 2 टाइम देना है, हम उसको 3-4 टाइम दे रहे थे। तो उससे क्या होगा, ओवरडोज हो गया, और उसके बाद हमने और ड्रग दे दी वही वाली और ज़्यादा, तो उससे क्या होगा, उसकी कंडीशन और ख़राब हो जाएगी। तो उससे हमें पता चलेगा कि पेशेंट जो है वो कोलिनर्जिक क्राइसिस में है, मतलब ओवरडोज हो चुका था उसको। तो एक तरीके से ये डिफ्रेंशिएट करने में भी ये टेस्ट यूज़ होता है कि पेशेंट को कोलिनर्जिक क्राइसिस है या माइस्थीनिया ग्रेविस है। माइस्थीनिया ग्रेविस कैसे पता चलेगा, जब पेशेंट को हम ड्रग देंगे और उसकी कंडीशन में अगर इम्प्रूवमेंट हो गया, तो मीन्स कि पेशेंट जो है वो माइस्थीनिया क्राइसिस में था, मतलब कि उसको मेडिसिन जो है वो सही से नहीं चल रही थी, अब हमने उसको मेडिसिन दी तो वो ठीक हो गया। अगर पेशेंट की कंडीशन और ज़्यादा ख़राब हो गई, तो और ज़्यादा ख़राब हो गई मतलब क्या है कि अब पेशेंट जो है वो ड्रग ओवरडोज ले रहा था, ड्रग्स का जो उसको मेडिसिन चल रही है उसका ओवरडोज ले रहा था। जैसे ही हमने और मेडिसिन दी तो उसकी तबीयत और ज़्यादा ख़राब हो गई। तो हमें ऐसे पता चल जाता है कि कोलिनर्जिक उसको क्राइसिस में है। तो
ये जो ड्रग है, टेंसिलॉन ड्रग जो हम देते हैं, ये देने से पहले हमें एक ड्रग जो है वो साथ में हमें बेड साइड पर रखनी होती है। वो ड्रग है एट्रोपिन सल्फेट। क्यों? क्योंकि एट्रोपिन सल्फेट क्या आपकी एंटी कोलिनर्जिक है। वो जो ड्रग हम दे रहे हैं टेंसिलॉन, वो कोलिनर्जिक है। वो तो उसका इफेक्ट कम करने के लिए हम उसका एंटीडोट देंगे। तो कोलिनर्जिक का एंटीडोट एंटी कोलिनर्जिक, तो हम उसको एंटी कोलिनर्जिक दे देंगे तो वो ठीक हो जाएगा। तो आपका एट्रोपिन सल्फेट जो है आपको वहाँ पे रेडी रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द फर्स्ट एक्सरसाइज दैट शुड बी परफॉर्म बाय द क्लाइंट हु हैड अ मैसेक्टमी डे अर्लियर इज। मैसेक्टमी हुई है एक पेशेंट की, तो कौन सी एक्सरसाइज वो जो है वो कर सकती हैं इनिशियली अर्ली? वॉकिंग द हैंड अप द वॉल, स्वीपिंग द फ्लोर, कॉम्बिंग हर हेयर और स्क्वीजिंग अ बॉल। तो इसका जो राइट आंसर है वो है स्क्वीजिंग अ बॉल। स्क्वीजिंग अ बॉल हम कर सकते हैं। बालों को कॉम्ब करना या पोछा लगाना, ये इसमें हैंड का मूवमेंट बहुत ज़्यादा होता है और उससे जो है वो आपकी और इंजरी ज़्यादा हो सकती है। तो वैसेक्टमी के बाद आप स्क्वीजिंग बॉल वाला जो एक्सरसाइज है वो कर सकते हैं। ये बाकी के जो एक्सरसाइज दी रखी है ये हम मे बी लेटर करें, लेकिन इनिशियली हम ये नहीं करते हैं। हम स्क्वीजिंग बॉल जो है वो कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच वुमन इज़ नॉट अ कैंडिडेट फॉर आरएचओग्राम। जो हम एंटी डी का जो इंजेक्शन लगाते हैं पेशेंट को, जो वुमेंस जिनका ब्लड ग्रुप नेगेटिव होता है और जिनका बेबी जो है वो अगर पॉजिटिव ब्लड ग्रुप के साथ अगर बर्थ करता है, तो उस कंडीशन में हम एक इंजेक्शन देते हैं एंटी डी विद इन 72 आवर्स। तो वो यही पूछ रहा है कि इनमें से वो कौन सी मदर है जिसको हम ये एंटी डी या आरोग्राम जो ये है ये हम नहीं देंगे। तो आपका ऑप्शन फर्स्ट है, अ ग्रेविड 4 para 3 दैट इज RH नेगेटिव विद एन RH पॉजिटिव बेबी। कि एक ग्रेविड 4 है और RH नेगेटिव है और उसका बेबी जो है वो RH पॉजिटिव है, क्या इसको देंगे? हाँ जी बिल्कुल देंगे, इसको तो देना ही है। जब बेबी उसका पॉजिटिव है और मदर जो नेगेटिव है तो उस कंडीशन में हम देंगे, क्योंकि उस कंडीशन में एंटीबॉडीज़ बनेगी। तो नेक्स्ट प्रेगनेंसी में वो आपका प्रॉब्लम क्रिएट करेगी। सेकंड ऑप्शन है, अ ग्रेविड फर्स्ट दैट इज RH नेगेटिव एंड विद एन RH पॉजिटिव बेबी। हाँ सेम कंडीशन है, उसमें भी देना है। RH नेगेटिव मदर है, RH पॉजिटिव अगर उसका बेबी है तो उसको देना है। थर्ड, अ ग्रेविड सेकेंड para 0 दैट इज RH नेगेटिव एडमिटेड आफ्टर अ स्टिल बर्थ डिलीवरी। RH नेगेटिव उसको है पहले से ही और एडमिट हुई है आफ्टर स्टिल बर्थ डिलीवरी की, जैसे ही बच्चा पैदा हुआ वो मर गया, तो क्या उसको देंगे? फोर्थ है, अ ग्रेविड 4 para 2 दैट इज RH नेगेटिव एंड विद RH नेगेटिव बेबी। मतलब कि फोर्थ ऑप्शन में कि बेबी भी नेगेटिव है, मदर भी RH नेगेटिव है, तो क्या उसको देंगे? नहीं, उसको क्यों देंगे? जब इनका ब्लड ग्रुप अगर RH फैक्टर सेम है तो उसको नहीं देंगे, जिसका अलग है उसको देंगे। तो आपका जो फर्स्ट है कि जिसमें RH नेगेटिव मदर थी, RH पॉजिटिव बच्चा था, उसमें हमें देना है। सेकंड में भी यही है कि RH नेगेटिव मदर थी, RH पॉजिटिव बेबी था, तो उसमें भी हमें देना है। RH नेगेटिव थी एडमिटेड आफ्टर स्टिल बर्थ डिलीवरी। स्टिल बर्थ डिलीवरी में भी हो सकता है कि वो बेबी जो है वो RH पॉजिटिव था और मदर जो है वो RH नेगेटिव है, तो उसकी वजह से क्या हो गया होगा, एंटीबॉडीज़ बन गई होगी और हिमोलाइसिस में भी बेबी जो है वो बेबी जो है वो मर गया। तो आपका फोर्थ ऑप्शन है कि RH नेगेटिव मदर है और RH नेगेटिव आपका बेबी है, तो उसमें देंगे? नहीं, उसमें नहीं देंगे। क्यों? क्योंकि उस दोनों का RH फैक्टर जो है वो सेम है, उसमें नीड नहीं है। तो ऑप्शन 4 इज राइट। Which laboratory test would be the least effective in making the diagnosis of myocardial infarction? अगर किसी पेशेंट को MI है तो इनमें से कौन सा डायग्नोस्टिक टेस्ट, लेबोरेटरी टेस्ट जो है वो लीस्ट इफेक्टिव है, जो बताता है कि इसको MI है? फर्स्ट है AST, सेकंड है ट्रोपोनिन, CKMB या मायोग्लोबिन। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन फर्स्ट AST दैट इज एस्पार्टेट अमीनो ट्रांसफेरेज, जो कि एक लीवर का एंजाइम है। लीवर डिजीज़ में हमें ज़्यादा देखने को मिलता है, कुछ मसल्स जो डैमेज होती है उसमें भी देखने को मिलता है। बाकी के जो तीनों ऑप्शन है वो हमें MI का बताते हैं, क्योंकि ये MI के टाइम पे ये रिलीज होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द क्लाइंट विद द मायोकार्डियल इन्फार्क्शन कम टू द नर्स स्टेशन स्टेटिंग दैट ही इज रेडी टू गो होम बिकॉज देयर इज नथिंग रॉन्ग विद हिम, विच डिफेंस मैकेनिज्म इज द क्लाइंट यूजिंग। एक MI का पेशेंट है तो नर्सिंग स्टेशन पे आता है और बोलता है कि मुझे कुछ नहीं हुआ है, मैं बिल्कुल ठीक हूँ और मैं घर जाना चाहता हूँ। तो जो नर्स है वो क्या उसमें जो है वो करे आइडेंटिफाई करेगी, मतलब कि
कौन सा डिफेंस मैकेनिज्म पेशेंट यूज़ कर रहा है वो नर्स, मतलब कौन सा डिफेंस मैकेनिज्म पेशेंट यूज़ कर रहा है वो नर्स आइडेंटिफाई कर पाएगी। तो ये 4 ऑप्शन जो दे रखे हैं, फर्स्ट है रैशनलाइजेशन, डिनाइल, सी प्रोजेक्शन और डी कन्वर्जन रिएक्शन। तो जो इसका राइट आंसर है वो है ऑप्शन बी, दैट इज़ डिनाइल। पेशेंट जो है वो अपनी कंडीशन को डिनाइल कर रहा है और वो ये कह रहा है कि वो तो ठीक है, जबकि एमआई की सीवियरिटी को वो नहीं समझ, है ना। एमआई उसको है, वो ये मानने को तैयार नहीं है, वो डिनाइल कर रहा है कि मैं बिल्कुल ठीक हूँ और मैं घर जाना चाहता हूँ। तो डिनाइल का मतलब ये होता है कि क्लियर कट रिजेक्शन, कि नहीं ऐसा तो नहीं है। तो ये पेशेंट कौन सा डिफेंस मैकेनिज्म यूज़ कर रहा है, डिनाइल का। रैशनलाइजेशन का मतलब है एक्सक्यूजेस देना, एक्सक्यूज़ देते हैं हर चीज़ के लिए कि मैंने ये काम क्यों किया, उसका एक्सक्यूज़ देते हैं। जैसे वो अंगूर खट्टे हैं वाली जो आपने कहानी सुनी होगी, सोर ग्रेप्स, वो उसमें क्या होता है कि उसको नहीं मिला तो अंगूर खट्टे हैं, तो एक्सक्यूज़ देना हो गया एक। वो रैशनल देते हैं, बोलते हैं ना क्वेश्चंस का रैशनल, तो वो एक रैशनल देने की कोशिश करते हैं कि उन्होंने ये काम क्यों किया या क्यों नहीं किया। थर्ड है प्रोजेक्शन। प्रोजेक्शन का तो बहुत ही अच्छा एग्जांपल है, जो अल्कोहलिक पेशेंट होते हैं वो ब्लेम करते हैं अपनी वाइफ को या अपनी फैमिली प्रॉब्लम्स को, क्या बोलते हैं कि मैं तो इसके लिए जो है वो बहुत ज़्यादा दारू पीता हूँ। तो वो एक बहुत अच्छा एग्जांपल है। कन्वर्जन रिएक्शंस, जब मेंटल स्ट्रेस की वजह से जो भी चीज़ें हैं वो फिज़िकली अगर होने लग जाए, टेंशन हुआ नीचे गिर गया, टेंशन हुआ अंधा हो गया, फिर बाद में वापस ठीक भी हो जाते हैं, ठीक है। टेंशन हुआ कुछ तो नीचे गिर जाते हैं, तो इसको क्या बोलते हैं, कन्वर्जन रिएक्शन, कि मेंटल जो स्ट्रेस है वो आपका फिजिकल सिम्टम्स में शो होने लग जाता है, उसको हम बोलते हैं कन्वर्जन रिएक्शन। नेक्स्ट है द क्लाइंट इज रिसीविंग टोटल पेरेंटल न्यूट्रिशन TPN, विच लैब टेस्ट शुड बी इवेलुएट वाइल द क्लाइंट इज रिसीविंग TPN। कि पेशेंट को TPN चल रहा है तो कौन सा लैब टेस्ट जो है वो हम इवेलुएट करेंगे। ऑप्शन फर्स्ट हीमोग्लोबिन, ऑप्शन बी क्रिएटिनिन, ऑप्शन सी ब्लड ग्लूकोज और ऑप्शन डी वाइट ब्लड सेल काउंट। तो इसका राइट आंसर है वो है आपका सी, ब्लड ग्लूकोज, क्योंकि शुगर जो ग्लूकोज की जो मात्रा होती है वो TPN में बहुत ज़्यादा होती है, तो हमें ब्लड ग्लूकोज लेवल जो है वो चेक करना है। नेक्स्ट है द क्लाइंट विद डायबिटीज़ इज प्रिपेयरिंग फॉर डिस्चार्ज। एक पेशेंट है डायबिटीज़ का जो कि डिस्चार्ज होने वाला है। ड्यूरिंग डिस्चार्ज टीचिंग द नर्स असेसेस द क्लाइंट्स एबिलिटी टू केयर फॉर हिमसेल्फ। तो जब डिस्चार्ज कर रहे हैं तो नर्स जो हैं वो इवेलुएट कर रही हैं पेशेंट की एबिलिटी को कि वो अपनी खुद की केयर घर पे कर सकता है कि नहीं। विच स्टेटमेंट मेड बाय द क्लाइंट वुड इंडिकेट अ नीड फॉर फॉलो अप आफ्टर डिस्चार्ज। तो कौन सा स्टेटमेंट अगर पेशेंट देगा तो वो बताएगा कि पेशेंट को जो है वो फॉलो अप विजिट के लिए वापस आना है। ऑप्शन फर्स्ट है आई लीव बाई माई सेल्फ, मैं अपने आप अकेला रहता हूँ। आई हैव ट्रबल सीइंग, मुझे देखने में थोड़ी परेशानी होती है। आई हैव अ कैट इन हाउस विथ मी, एक बिल्ली है मेरे साथ मेरे घर पे। आई यूजुअली ड्राइव माई सेल्फ टू दी डॉक्टर, मैं यूजुअली खुद ड्राइव करके डॉक्टर तक आता हूँ। तो जो इसका राइट आंसर है वो है आपका ऑप्शन सेकेंड, आई हैव ट्रबल सीइंग। क्यों? क्योंकि डायबिटीज़ पेशेंट अगर कह रहा है कि उसको देखने में दिक्कत है, विजुअल एक्टिविटी में उसकी दिक्कत है, तो दैट्स मीन कि मे बी रेटिनोपैथी जो है वो डेवलप हो रही है, तो उसके लिए उसको वापस फॉलोअप पे आना है। अगर वो खुद ख्याल रखता है तो इसमें कोई इशू नहीं है कि उसको फॉलोअप विजिट के लिए आना है ना। वो रख सकता है पेशेंट, शुगर का पेशेंट अपना ख्याल खुद, ठीक है। अगर उसके साथ उसकी कैट है तो पेट है, कैट है, डॉग है, कुछ भी है तो वो रख सकते हैं, उसमें कोई इशू नहीं है। और अगर ड्राइविंग करके खुद अगर आ सकते हैं डॉक्टर के पास तो उसमें भी कोई इशू नहीं है। लेकिन अगर उसको देखने में अगर परेशानी हो रही है, डायबिटिक पेशेंट है, तो मे बी रेटिनोपैथी उसको हो। तो इसलिए राइट आंसर है आपका बी, आई हैव अ ट्रबल सीइंग। नेक्स्ट है द क्लाइंट विद सिरोसिस ऑफ द लीवर इज रिसीविंग लैक्टुलोज, द नर्स अवे दैट द रैशनल फॉर द ऑर्डर फॉर लैक्टुलोज इज। एक पेशेंट है लिवर डिजीज का जिसको लैक्टुलोज दे रहे हैं, तो लैक्टुलोज क्यों दे रहे हैं उसका रैशनल पूछ रहा है। ऑप्शन फर्स्ट है टू लोअर द ब्लड ग्लूकोज लेवल, ब्लड ग्लूकोज लेवल को कम करने के लिए, टू लोअर द यूरिक एसिड लेवल, टू लोअर द अमोनिया लेवल और टू लोअर द क्रिएटिनिन लेवल। तो इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन सी, टू लोअर द अमोनिया लेवल। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एग्जाम में भी आता रहता है। अमोनिया के लेवल को कम करने के लिए लैक्टुलोज देते हैं। अमोनिया जो है वो लैक्टुलोज के साथ बाइंड होकर विद स्टूल जो है वो एक्सप्लिट आउट हो जाती है बॉडी से। द क्लाइंट इज रिसीविंग पेरिटोनियल डायलिसिस, इफ द डायलिसिस रिटर्न क्लाउडी द नर्स शुड। एक पेशेंट का पेरिटोनियल डायलिसिस हो रहा है और जो डायलिसिस जो वापस रिटर्न होकर आया वो आपका क्लाउडी है, तो नर्स क्या करेगी, डॉक्यूमेंट द फाइंडिंग, कि ये तो नॉर्मल है, फाइंडिंग को डॉक्यूमेंट में लिख लो।
सेंड अ स्पेसिमेन टू द लैब, नहीं सैंपल भेजेंगे हम तो लैब को। सी स्टेन द यूरिन को स्टेन करना है। या डी ऑब्टेन अ कंप्लीट ब्लड काउंट, या आपको कंप्लीट ब्लड काउंट जो है सीबीसी जो है वो करवाना चाहिए पेशेंट का। तो जो इसका राइट आंसर है वो है आपका सेंड अ स्पेसिमेन टू द लैब। आपको एक स्पेसिमेन भेजना है लैब पे चेक करने के लिए कि पेशेंट को हो सकता है कि इन्फेक्शन जो है वो डेवलप हो रहा है। अब आप कहेंगे कि अगर इन्फेक्शन का ही डेवलप करना तो सीबीसी करवा लो, लेकिन नहीं, सीबीसी करवाने की क्या ज़रूरत है। अगर हमें इन्फेक्शन का ही देखना है तो हम सिर्फ सीबीसी क्यों करवाएं, हम तो डब्ल्यूबीसी काउंट करवा सकते हैं ना, उससे भी पता चल जाएगा। तो पूरा सीबीसी करवाने की नीड नहीं है, ठीक है। हमें पहले तो वो भेजना है, स्पेसिमेन भेजना है, ताकि हमें पता चल सके कि इन्फेक्शन तो नहीं है। नेक्स्ट है, द नर्स एम्प्लॉयड इन द इमरजेंसी रूम इज रिस्पॉन्सिबल फॉर ट्रायल्स ऑफ 4 clients इंजर्ड इन a मोटर व्हीकल एक्सीडेंट, विच ऑफ द फॉलोइंग क्लाइंट शुड रिसीव प्रायोरिटी इन केयर। एक नर्स हैं जो कि ट्रायल्स कर रही हैं और मोटर व्हीकल एक्सीडेंट में कुछ पेशेंट्स आए हैं, तो इनमें से कौन सा पेशेंट जो है उसको प्रायोरिटी केयर देनी चाहिए, मतलब जिसकी कंडीशन बहुत ज़्यादा ख़राब है और अगर उसको सबसे पहले केयर नहीं दी गई तो वो मर भी सकता है। ऑप्शन फर्स्ट है 10 year old with lacerations of the face। ऑप्शन बी है 15 year old with sternal bruises। ऑप्शन सी 34 year old with fractured femur और ऑप्शन बी 50 year old with dislocation of the elbow। तो इसका राइट आंसर है वो है ऑप्शन बी 15 year old with sternal bruises। स्टर्नल इंजरी जब होती है तो हो सकता है कि पेशेंट को एयरवे जो है वो ब्लॉक हो जाए या ब्रीदिंग रिलेटेड इश्यूज जो हैं वो ज़्यादा हो जाते हैं। तो हमारी प्रायोरिटी होती है कि सबसे पहले हमें स्टर्नल की जो इंजरी हुई है उस वाले पेशेंट को हम देखें। अगर सुपरफिशियली अगर ब्लीडिंग हो रखी है, लैक्रेशन का मतलब सुपरफिशियली ब्लीडिंग होती है अगर फेस की, तो उसका इशू नहीं है, उसको हम थोड़ा बाद में भी देख सकते हैं। और फ्रैक्चर फीमर है फिर भी हम उसको भी अलाइन कर सकते हैं और उसको बाद में देख सकते हैं। और डिसलोकेशन ऑफ एल्बो में भी सेम है कि हम उसको बाद में देख सकते हैं। इसमें प्रायोरिटी हम ऑप्शन बी को देंगे। नेक्स्ट है, विच ऑफ द फॉलोइंग रूममेट्स वुड बी मोस्ट सुटेबल फॉर द क्लाइंट विद माइस्थीनिया ग्रेविस। माइस्थीनिया ग्रेविस का पेशेंट है, तो इन चारों में से वो कौन सा पेशेंट है जो कि इस पेशेंट के साथ रह सकता है एक ही रूम में। क्लाइंट विथ हाइपोथायरॉयडिज्म, क्लाइंट विथ कॉन्स डिजीज, क्लाइंट विथ पाइलोनेफ्राइटिस और क्लाइंट विथ ब्रोंकाइटिस। तो जो इसका राइट आंसर है वो है आपका क्लाइंट विथ हाइपोथायरॉयडिज्म। क्यों? क्योंकि बाकी के जो आपके 3 क्लाइंट हैं कॉन्स डिजीज़ के साथ में, उसको बहुत ज़्यादा डायरिया होता है, बार बार उठ के जाएगा आएगा उठ के जाएगा, तो माइस्थीनिया ग्रेविस वाले पेशेंट को दिक्कत होगी। पाइलोनेफ्राइटिस वाला है, पॉलीयूरिया होगा, बार बार उठ के वॉशरूम के लिए जाएगा यूरिन, तो उसको भी दिक्कत हो, तो उसको हाइपोथायरॉयड जो आपका माइस्थीनिया ग्रेविस वाला पेशेंट है उसको दिक्कत होगी। और क्लाइंट विद ब्रोंकाइटिस बार बार कफिंग करेगा वगैरह करेगा तो फिर उसको भी दिक्कत हो सकती है। तो जो इसमें जो फर्स्ट ऑप्शन था हाइपोथायरॉयडिज्म वाला पेशेंट है वो आपका शांत रहेगा, तो वो माइस्थीनिया ग्रेविस वाले पेशेंट के साथ वो अच्छे से आपका एडजस्ट कर पाएगा, तो वो दोनों साथ साथ रह सकते हैं। तो राइट आंसर आपका है इसमें हाइपोथायरॉयडिज्म। ऑप्शन 3, द नर्स इज ऑब्जर्विंग अ ग्रेजुएट नर्स एज शी असेस द सेंट्रल वेनस प्रेशर, विच ऑब्जर्वेशन वुड इंडिकेट दैट द ग्रेजुएट नर्स नीड फर्दर टीचिंग। एक नर्स हैं जो कि ऑब्जर्व कर रही हैं एक ग्रेजुएट नर्स को जो कि सेंट्रल वेनस प्रेशर जो है वो असेस कर रही है। तो इनमें से कौन सा ऑब्जर्वेशन जो है वो इंडिकेट करेगा कि जो ग्रेजुएट नर्स हैं उसको फर्दर टीचिंग की ज़रूरत है। फर्स्ट है, ग्रेजुएट प्लेस द क्लाइंट इन अ सुपाइन पोजिशन टू रीड द मैनोमीटर। सेकेंड, द ग्रेजुएट टर्न्स द स्टॉप कॉक टू द ऑफ पोजिशन फ्रॉम द IV फ्लूइड टू द क्लाइंट। ऑप्शन सी, the graduate instruct the client to perform Valsalva maneuver during the CVP reading. Option D, the graduate notes the level at the top of the meniscus. ठीक है, तो इसका जो राइट आंसर है वो है आपका ऑप्शन सी। वल्सावा मैन्यूवर अगर हम उसको परफॉर्म करने के लिए बोलेंगे तो ये आपका गलत मेथड हो जाएगा CVP चेक करने का, क्योंकि वल्सावा मैन्यूवर क्या है कि आप जो है वो ब्रीदिंग होल्ड करें और बेयर डाउन एफर्ट करें। ठीक है, इससे आपकी CVP का जो रीडिंग है वो आपकी इनकरेक्ट आएगी, इनवैलिड आएगी। बाकी के जो 3 ऑप्शन हैं वो एकदम करेक्ट हैं कि उसको सुपाइन पोजीशन में लेटाना है, पेशेंट की तरफ जो IV लाइन जा रही है उसको ऑफ करना है, ठीक है, और टॉप ऑफ पे मेजर करना है, ये सारे सही हैं, लेकिन वल्सावा मैन्यूवर उसको नहीं करवाना है।
नेक्स्ट है द नर्स इज वर्किंग विद द अनदर नर्स एंड अ पेशेंट केयर असिस्टेंट विच ऑफ द फॉलोइंग क्लाइंट शुड बी असाइंड टू द रजिस्टर्ड नर्स। एक नर्स है जो कि अनदर नर्स और एक पेशेंट केयर असिस्टेंट के साथ वर्क कर रही है, तो इसमें से वो कौन सा पेशेंट है जो रजिस्टर्ड नर्स को असाइन करना चाहिए, मतलब उसको रजिस्टर्ड नर्स को देना चाहिए। तो रजिस्टर्ड नर्स को वो पेशेंट देना चाहिए जो सबसे सीरियस हो। फर्स्ट है अ क्लाइंट विद 2 day पोस्ट अपेंडेक्टमी हुई है, 2 दिन हो चुके हैं। अ क्लाइंट विद 1 week पोस्ट थायरॉयडेक्टमी हुई है, 1 week हो चुका है। अ क्लाइंट विद 3 day पोस्ट स्प्लेनेक्टमी हुई है, 3 दिन हो चुके हैं। या क्लाइंट विद 2 day पोस्ट थोरक्टमी हुई है और उसको 2 दिन हुए हैं। तो जो इसका राइट आंसर है वो है ऑप्शन डी। इसका राइट आंसर है क्लाइंट 2 day पोस्ट थोरक्टमी, क्योंकि जो ऊपर के 3 क्लाइंट हैं, क्लाइंट विद 2 day पोस्ट अपेंडेक्टमी, क्लाइंट विद 1 week पोस्ट थायरॉयडेक्टमी, ये तो स्टेबल पेशेंट है, ठीक है, और रेडी टू डिस्चार्ज है। अपेंडेक्टमी के बाद 2 दिन के बाद हम डिस्चार्ज कर सकते हैं। और थायरॉयडेक्टमी 1 week हो गया, वो भी स्टेबल है, उसको भी कर सकते हैं। और स्प्लेनेक्टमी को 3 दिन हुए, वो भी आपका स्टेबल ही है, वो हम पीएन को दे सकते हैं, प्रैक्टिकल नर्स को दे सकते हैं। तो ऑप्शन डी जो है वो राइट है। नेक्स्ट है विच ऑफ द फॉलोइंग रूममेट्स वुड बी बेस्ट फॉर अ क्लाइंट न्यूली एडमिटेड विद गैस्ट्रिक रिसेक्शन। पेशेंट का गैस्ट्रिक रिसेक्शन हुआ है, तो इनमें से कौन सा पेशेंट जो है वो हम उसके साथ रख सकते हैं। फर्स्ट है कॉन्स डिजीज़ का, सेकेंड है क्लाइंट विद निमोनिया, थर्ड क्लाइंट विद गैस्ट्राइटिस और क्लाइंट विद फ्लेबाइटिस। तो इसका जो राइट आंसर है वो है फ्लेबाइटिस, क्योंकि फ्लेबाइटिस पेशेंट जो है उसमें सबसे कम चांसेस हैं कि उससे गैस्ट्रिक रिसेक्शन वाले को जो है वो इन्फेक्शन ट्रांसमिट हो सके। बाकी कॉन्स डिजीज़ वाला जो पेशेंट है वो फ्रिक्वेंटली स्टूल पास करता है, तो हो सकता है कि वो इन्फेक्शन जो है वो पास कर दे। निमोनिया वाला भी कफिंग वगैरह करता रहता है, तो हो सकता है उसकी वजह से हो जाए। गैस्ट्राइटिस वाला पेशेंट भी जो है वो इन्फेक्शन आपको ट्रांसमिट कर सकता है, लेकिन फ्लेबाइटिस वाले के चांसेस कम है। आज के लिए इतने, नेक्स्ट क्वेश्चन हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। थैंक यू।